हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 4 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द कैबिनेट अप्रूव साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ एससीओज एग्रीमेंट। तो गाइस देखो, एससीओ क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 इंटरनेशनल एडिशंस में कवर होगी। फाइन, देखो गाइस, अगेन ये वैसे तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप सारा कुछ लिख सकते हो कि एससीओज के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या वो फॉलो करते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स। फाइन, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या क्या पूछ सकते हैं, अगेन मेंबर स्टेट्स पूछ सकते हैं, उनका हेडक्वार्टर क्या है, या फिर इवन की कुछ ना कुछ आपको ना कंफ्यूज कर देंगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और किसी और प्रिंसिपल्स जो किसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रिंसिपल्स पे चल रहा है उनके प्रिंसिपल्स से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फाइन, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, देखो ये जो पढ़ा है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका एम क्या है, सो दैट हम क्या करें, इक्वल और म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन को प्रमोट करें अमंग एसोसिएशंस इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया अमंग द एससीओ मेंबर्स। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। अब हम सबसे पहले एससीओ के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज़ द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, तो गाइस ये जो ओरिजिनेट हुआ था, तो पहले इसमें 5 कंट्रीज थे और इसको शंघाई 5 बोलते थे। और वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। और ये जो ग्रुप बना था 1996 में बना था। धीरे धीरे ये क्या 8 मेंबर हो गए, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बन गया 2001 में। कहाँ पे? शंघाई में। इंडिया और पाकिस्तान ने इस ग्रुप को 2017 में ज्वाइन किया था। कहाँ पे? अस्ताना में। ये जो एससीओ का जो स्ट्रक्चर है वो 2 परमानेंट बॉडीज़ पे बेस्ड है, मतलब कि एससीओ के अंदर 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव कमेटी है किसकी? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, जो बेस्ड है किस पे? ताशकंद पे। इसके अलावा जो एससीओ का सेक्रेटेरिएट है बीजिंग पे, वो इसकी सेकंड परमानेंट बॉडी। फाइन, तो अब देखो ये दो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कि एक पहली परमानेंट बॉडी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और कहाँ पे है? ताशकंद में। दूसरा एससीओ का सेक्रेटेरिएट है जो है बीजिंग में, जो कि इसकी सेकंड परमानेंट बॉडी है। इसके अलावा इसका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन है? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स है, जो ईयरली इसके समिट्स होते हैं। फाइन, तो ये एक जो काउंसिल है ये क्या करती है? सभी इसके डिसीजन लेती है। अब हम जरा देखते हैं कि गाइस आप एक बार देख लो, इसके एक बार मेंबर स्टेट्स हैं रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, और सबसे बाद में किसने ज्वाइन किया? इंडिया और पाकिस्तान ने कब किया है? 2017 में किया। अब हम जरा देखते हैं कि एससीओ प्लेटफॉर्म को किस तरह से इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले क्या है? कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंडिया क्या कर सकता है, यहाँ पे अपने चला सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं इंडिया के यूरोप के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं थ्रू द रोड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा चाबहार पोर्ट जो कि हमारा ईरान में साथ चल रहा है रेलवे के थ्रू, सो दैट इंडिया अपने आप को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर सके। इसके अलावा व्लादिवोस्तोक चेन्नई, ये क्या है आपको पता ही होगा, रशिया में व्लादिवोस्तोक, यहाँ एक सी लेन बन रहा है, सो दैट कम्युनिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जीक्यूटिव कमेटी है। ठीक है, तो एससीओ की जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है बाय द कंसेप्ट ऑफ 3 ईविल्स ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो इन तीनों पर स्पेशल फोकस किया जाता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? बैलेंस करके रखते हैं क्वाड कंट्रीज जो हमारी 4 हैं, दैट इज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो दैट हम एससीओ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो सकें, सो दैट ओवरऑल जो हमारा एशियन रीजन है वो स्टेबल है। ठीक है, बिकॉज ये जो सभी कंट्रीज है वो क्या है? एशिया रीजन में लाइक करते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग रिलीजेस द 3rd सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020 to 2021। देखो गाइस, ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी, आइदर अंडर GS1 GS2। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो सोशल इश्यूज़ है वो मेनली मेंस ओरिएंटेड ही होता है। फाइन, तो इसको देखो, अब सबसे पहले आपके प्रीलिम्स रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 3rd या जो SDG इंडिया इंडेक्स है ये कौन रिलीज़ करता है, तो यू शुड नो कि नीति आयोग इसको रिलीज़ करती है। फाइन, अब इसके बारे में जो लिखना होगा वो मेंस ओरिएंटेड हो जाता है आपको। फाइन, तो ये जो डेवलप करती है या जो रिलीज़ करती है वो किसके साथ कोलैबोरेशन करके करती है? विद द UN इन इंडिया। ये क्या करती है? सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरेटरीज की क्या करती है? प्रोग्रेस को ट्रैक करती है 115 इंडिकेटर्स पे, जो अलाइन किए जाते हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को, जो एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। फाइन, देखो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, इसका एम यही कि हम क्या कर सकें, सिंपल बात है, देखो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है वो क्या करता है? हर एक
गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे यूनिटेड गवर्नमेंट है, उनको क्या करता है, एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन देता है कि किस तरह से आप अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो वेरियस स्कीम्स को और वेरियस प्रोग्राम्स को। फाइन, इसके अंदर जो 115 इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस तरह से हम पूरे कर सकें, उनको हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं ऑन गोल 17, और सभी जो 70 एसडीजी टारगेट्स हैं उनको कवर करते हैं। फाइन, 115 इंडिकेटर्स इनकॉर्पोरेट 16 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो चाहे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, लेकिन ऑफकोर्स हर एक गोल के अंडर क्या है, डिफरेंट क्या है पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो हमने 115 इंडिकेटर इसलिए किए गए हैं सो दैट हम धीरे धीरे एक एक इंडिकेटर पे काम करके अपना एक एक गोल को पूरा करें, अचीव कर सकें, ठीक है। तो जो 115 इंडिकेटर्स है वो कहीं ना कहीं 16 गोल्स को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। फाइंडिंग है कि इंडिया को जो अगर ओवरऑल स्कोर देखें अक्रॉस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो वो बहुत ही कम इंप्रूव है, मतलब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। 2019 में 60 था और 2021 में 66 हो जाएगा। केरला का सबसे ज़्यादा टॉप रैंक है, जबकि बिहार सबसे बॉटम पे है। मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड है वो टॉप गेनर्स हैं 2020-21 में, अगर हम इंप्रूवमेंट देखें स्कोर में फ्रॉम 2019। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले क्या देखो, अगर हम एसडीजी इंडिया इंडेक्स में हमारा एम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्टेट्स और यूनिट टेरिटरीज का आपस में कंपैरिजन करें, और अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इससे क्या होगा, जो स्टेट्स एंड यूनिट टेरिटरीज हैं उनमें एक कंपटीशन बना रहेगा सो दैट हर एक स्टेट एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने का खुद में एक मतलब कि वो रहेगी, ठीक है, मतलब कि फीलिंग लाएगी, ठीक है। इसलिए होगा एक तरह का फोकस पॉलिसी यूज़ करेंगे, अपनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे या स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे सो दैट हम क्या कर सके, अच्छे से डेवलप हो सके टू ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्पेंड मैट्रिक्स। फाइन, इसके अलावा हम क्या करेंगे, इट ऑल्सो हेल्प्स इन हाईलाइटिंग कुछ क्रूशियल गैप्स होते हैं रिलेटेड टू मॉनिटरिंग एसडीजीज एंड द नीड फॉर इंप्रूविंग स्टैटिस्टिकल सिस्टम नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और यूनियन टेरिटरी लेवल। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक रिलीज रिपोर्ट टाइटल ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड द रीजनल रेजिलियंस। देखो भाई ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगा अंडर जीएसटी। आपको पता होना जो एनवायरनमेंट सेक्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आईएएस का एग्जाम होता है वो साथ में आईएफएस वालों के साथ होता है। फाइन, तो एनवायरनमेंट जो हमारा नियरली 45% कवर करता है प्रीलिम्स का पेपर, सो आप कभी भी एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी के ये जो रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि अगर हम जो करंट पॉलिसीज है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं या नेशनल लेवल पर चलाई जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी करंट पॉलिसी चलाई जा रही हैं, अगर हम उनको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम ब्लैक कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और वो ब्लैक कार्बन को हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, अपना 23% रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ और न्यू पॉलिसीज़ इनेक्ट करते हैं या फिर अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ कोऑपरेट करती हैं तो हम कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी अचीव कर सकते हैं। फाइन, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करंट पॉलिसीज टू मिटिगेट ब्लैक कार्बन कैन अचीव अ 20% रिडक्शन बट इनेक्टिंग न्यू पॉलिसीज and incorporating them through regional cooperation among countries can achieve enhancement। फाइन, तो आपको समझ में आ गया होगा रिपोर्ट ने ये कवर किया स्पेशली जो हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश जो माउंटेन रेंजेस है जहाँ पे क्या है ग्लेशियर ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो रहे हैं देन द ग्लोबल एवरेज आइस मास, ठीक है। तो यहाँ 3 रीजन्स और तीनों रीजन आपको पता है एशिया रीजन में पड़ते हैं। यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। ब्लैक कार्बन, यू शुड नो कि ब्लैक कार्बन एक पोटेंट क्लाइमेट वार्मिंग कंपोनेंट है, पार्टिकुलेट मैटर है जो कब फॉर्म होता है जब फॉसिल फ्यूल्स, वुड्स या अदर फ्यूल्स अच्छे से कंबस्ट नहीं होते। फाइन, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जो हमारे प्लैनेट को वार्म कर रहा है बिहाइंड कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सोलर एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ब्लैक है, ठीक है, और जब भी वो एटमॉस्फेयर को बहुत जल्दी वार्म करता है। ये बहुत कम मतलब कि इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है तो शॉर्ट लिव पोल्यूटेंट है, लेकिन अदर ग्रीन हाउस गैसेज क्या है उनका जो मतलब कि रेजिडेंस टाइम है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ब्लैक कार्बन जल्दी ही हाउएवर क्विकली वाश्ड आउट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर से, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की ऑनगोइंग क्या पॉलिसीज चल रही हैं सो दैट हम ब्लैक कार्बन एमिशंस को कट कर सकें, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ है ना ये आप वहाँ लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। फाइन, तो इससे आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत अच्छा दिख के आता है, ठीक है। हमारी ऑलरेडी चल रही है एनहेंसिंग फ्यूल एफिशिएंसी स्टार्ट है जिसमें हमने भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम अभी आपने देखा होगा BS4 से हम डायरेक्ट BS6 नॉर्म्स पे स्विच हुए थे। हम क्या कर रहे हैं जल्दी जल्दी डीजल व्हीकल्स को अपना बाहर कर रहे हैं। मैक्सिमम जो हमारे पर्सनल व्हीकल्स हैं वो अब डीजल में आ रहे हैं, या फिर जो हमारी इवन की 2 व्हीलर है वो अब हम क्या करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें अंडर द फेम इंडिया स्कीम। इसके अलावा हम क्लीनर कुकिंग मेथड जैसे उज्ज्वल स्कीम है इन सबको प्रमोट कर रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है पावर मिनिस्ट्री सीक्स फीडबैक ऑन मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक
डिस्पैच। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। देखो अभी क्या हम क्या चाह रहे हैं, विन विन एक सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए भी और जो पावर को जनरेट कर। आपको पता है जो कंपनीज पावर जनरेट करती हैं वो डिफरेंट होती हैं और जो आपके घर तक पावर लेके आती हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ये दोनों कंपनीज अलग होती हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ना जो पावर जनरेटर कंपनीज घाटे में रहे और ना ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो घाटे में रहे। हम चाहते हैं दोनों का बेनिफिट हो। तो इसलिए क्या है, विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए दोनों के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी और पावर जनरेटर्स के लिए भी, सो दैट वो अपने पैसों को भी सेव कर सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया, एक डिस्कशन पेपर सर्कुलेट किया, किसके ऊपर, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच पे, ठीक है। अब हम जरा ये पढ़ते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच है क्या। ये एक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑपरेशन रिफॉर्म है और एक स्टेप है कि किस तरह से हम वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकें। देखो कहीं अब आपको पता होगा इंडिया ने ही इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया, दैट इज़ द वन सन वन ग्रिड, ठीक है, कि सो दैट हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को एनहेंस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, हार्नेस कर सकें, ठीक है। तो उसी तरह MBED एक क्या है, एक ऑपरेशन रिफॉर्म है कि हम वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस, मतलब कि आपने देखना कहीं कहीं स्टेट में क्या होता है, पावर का जो प्राइस होता है वो अलग अलग होता है। तो ये कह रहा है कि अगर वन नेशन है तो प्राइस हर जगह एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो MBED मॉडल एक इस तरह का है कि एज अ डे अहेड टाइम होरिजन एंड अ शेड्यूल एंड डिस्पैच ऑल जनरेशन प्योर ऑन इकोनॉमिक प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू द टेक्निकल कॉन्स्टेंट। अब देखो इस मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले क्या है, जो लोग पावर परचेज करते हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। मतलब कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या करते हैं, पहले पावर को तो परचेज करते हैं ना, तभी आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो उनका जो कॉस्ट होगा वो रिड्यूस होगा। इसके अलावा उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी सो दैट वो रिन्यूएबल एनर्जी भी ज़्यादा जनरेट कर सके और उनको आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके अलावा वो क्या करेंगे, जो डिस्कॉम का जो पावर पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा, मतलब उन लोगों की बैलेंस शीट इंप्रूव होगी। अब इश्यूज़ क्या है, सबसे पहले कि काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव थर्मल प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जो क्या करती हैं लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स में कहीं ना कहीं कमी है। इसके अलावा इन्हें काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है अगर उन्हें ट्रेडिंग करनी है, फाइन। इसके अलावा क्या है, हम जो बेनिफिट्स, जो हम जैसे हमने कोई भी स्कीम लगाई तो हम जो बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं हमें, ठीक है, जो कि पिछले 2 साल में बहुत ही कम चेंज हुआ। मतलब कि हमारा एक्सपेक्टेशन की था कि 2 सालों में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिला, बिकॉज जो एलोकेशन होनी थी माइंस की कोल लीकेज के लिए या जो स्टेट्स को करनी थी वो बहुत ही कम हुई है और हम वी आर रिप्लेसिंग विद देयर कॉस्टलियर जनरेशन, फाइन। तो ये कुछ इशूज़ हैं जिसकी वजह से अभी हम लैग कर रहे हैं। और कौन कौन से मॉडल हैं, एक है सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट इकोनॉमिक डिस्पैच, जो कि हमारे एम था कि हम क्या कर सके, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सके। रियल टाइम मार्केट आया था, एक हाफ आर्ली मार्केट आया था, जिसमें हम क्या करते हैं, बायर्स और सेलर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को परचेज या सेल कर सके ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में रियल टाइम में, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एनलिस्ट मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एडवर्सली इंपैक्टेड बाय द कोविड पैंडमिक। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी, आइदर अंडर GS1 और GS2। देखो अगर आपने देखा होगा 2020 का अगर आपने पेपर दिया होगा, आपको लगा होगा कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बिकॉज जो कोविड का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन बनाएगा मेंस में, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में वो क्वेश्चंस नहीं बनाएगा, बिकॉज जो आप सोचा होगा कि यहाँ पढ़ेगा वो सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ पे आएगा, या तो आप ऐसे राइटिंग में लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या फिर आपके पास मेंस में किसी भी GS के अंडर क्वेश्चन आ सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, किसके अंडर है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर बताया गया है, ठीक है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि आपको क्या मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उन बच्चों को ट्रैक करना है, आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं कोविड पैंडेमिक की वजह से, और आपको ट्रैक चाइल्ड पोर्टल को अपडेट करते रहना है। इसके अलावा विजिलेंस एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि हमें क्या करना है, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनको पब्लिसाइज करना है ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ एंड चाइल्ड। मतलब कि सपोज करो किसी बच्चे को हेल्प चाहिए तो वो इन कॉन्टैक्ट्स को क्या कर सके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, रेगुलर मॉनिटर करनी है सो दैट कोई भी बच्चे के अगेंस्ट क्राइम ना हो सके। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट को दी गई है या किसी भी डिपार्टमेंट को एलोकेट किया है, उसे हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, हमें एक इमरजेंसी केयर एंड रिहैबिलिटेशन करनी है, मतलब कि हमें क्या करना है, एडिक्वेट प्रोविजंस है फॉर पेडियाट्रिक एंड नियोनेटल केयर, जो बहुत ही पैदा हुआ है बच्चा। इसके अलावा हमें करना है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है।
ठीक है। इसमें हम डीएम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गार्डनरशिप का भी रोल बताया, मतलब कि जो बच्चे लाइक अगर एक्सटेंडेड फैमिली किड एंड किन ऑफ द चाइल्ड है उनको रिस्टोर करना है। लाइक सपोज करो कोई बच्चा है जिसके मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई कोविड की वजह से, तो अगर वो एक्सटेंडेड फैमिली में रह रहा है तो हमें उनको वापस बच्चों को उन फैमिली तक हमें सौंपना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर कोई बच्चों को एडॉप्शन करना है तो अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट करना है तो वो केयरिंग्स पोर्टल के थ्रू ही अडॉप्ट करेगा, जो मेंटेन किया जाता है बाय द कारा, दैट इज़ अ सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो गाइस इस अथॉरिटी के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताओगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी डिपार्टमेंट टास्क फोर्स है वो क्या करेगी, जो भी बच्चे इफेक्ट हुए हैं उनकी नीड्स, उनकी प्रोग्रेस और उनके बेनिफिट के लिए वो क्या काम कर सकते हैं उनको मैप करेगी। पुलिस क्या करेगी, इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम क्या करेगी, ऑफ कोर्स हर एक बंदे को क्या करेगी, मतलब कि थोड़ा सा एक सेकेंड, यस पुलिस क्या करेगी, अलर्ट रखेगी, विजिलेंट मतलब कि पूरा मॉनिटरिंग रखेगी किसी बच्चे के अगेंस्ट क्राइम ना हो सके। इसके अलावा जो CCIs हैं या फिर वहाँ पे स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स होते हैं, आपको पता है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग रखेंगे। फाइन, अब जरा हम देख सकते हैं और क्या क्या मेजर्स ली गई हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसमें बोला गया है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्फॉर्म करना होगा कि क्या क्या स्टेप्स आपने लिए हैं, सो दैट आप चिल्ड्रन को प्रिवेंट कर सको और उन बच्चों को अनाउंस कर सको। एजुकेशन में हमें क्या है, सभी जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे इसके अंडर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ में हम बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, जो भी एलिजिबल बच्चे अंडर था PM जन आरोग्य योजना से। फाइन, अब हम पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे, दैट इज द रूल्स फॉर पोस्ट रिटायरमेंट हायरिंग ऑफ द ऑफिशियल्स बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उन्होंने एक डिफाइंड प्रोसीजर रखा है जो फॉलो किया जाएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू फॉर गेटिंग विजिलेंस क्लियरेंस बिफोर एम्प्लॉइंग अ रिटायर्ड ऑफिशियल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑन कंसल्टेंसी बेसिस। मतलब कि सिंपल बात है, अगर कोई रिटायर्ड ऑफिशियल है, अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं पे भी एम्प्लॉय कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और ये जो रूल्स हैं वो किसने रखा है, वो CVC ने रखा है। इन केस अगर रिटायर्ड ऑफिसर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर चुका है तो उसको क्लियरेंस ऑब्टेन करना होगा फ्रॉम ऑल ऑफ देम। मतलब अगर उसने 4 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया तो 4 ऑर्गेनाइजेशन से उसको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो लेना पड़ेगा जब पर्सन पोस्टेड था ड्यूरिंग द 10 ईयर्स प्रायर टू द रिटायरमेंट। इसके बाद CVC क्या कर सकता है, सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट कर सकता है कि आपको अपने अपने रूल्स फॉर्मुलेट करना पड़ेंगे फॉर दैट एम्प्लॉयज़, सो दैट उन्हें क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर आप बंदे को एम्प्लॉय कर रहे हो तो उन्हें टू एंश्योर द कूलिंग ऑफ पीरियड वाज ऑब्जर्व्ड बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑफर इन द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एंड नेशनल प्रोविजन। अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर है उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसको लीड किया जा रहा है किसके द्वारा, प्रोफेसर अजीत मिश्रा के द्वारा 3 सालों से, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखता है कि सो दैट हम किस तरह से अपने इंडिया में वो प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकें रिगार्डिंग द वेजेस, और कौन सा क्राइटेरिया हम यूज़ करें या मेथड यूज़ करें सो दैट हम अपने क्या कर सकें, फिक्स मिनिमम जो वेजेस हैं उनको फिक्स कर सकें और नेशनल फ्लोर मिनिमम वेजेस को मिक्स कर सके। ये जो ग्रुप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करता है सो दैट हम क्या कर सके, नेशनल फ्लोर मिनिमम होता है कि मिनिमम जो दिहाड़ी है वो देना ही देना पड़ा है अंडर द कोड ऑफ वेजेस 2019। नेक्स्ट है कोर्बीवैक्स वैक्सीन फ्रॉम द बायोवी। अभी का जो कोर्बीवैक्स वैक्सीन है वो किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्लेटफॉर्म, जो बेस्ड है किस पे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब देखो इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लो, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो हम लैब में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं थ्रू बायोप्रोसेस, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होती क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल एक स्पाइक प्रोटीन है जो हम लैब में क्रिएट करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, क्या है, बायोप्रोसेसिंग थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एक E. coli को यूज़ करते हैं एज अ होस्ट फॉर द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, और जो क्या करता है आपको लो कॉस्ट में बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है बायोकेमिस्ट्री के, जेनेटिक्स के, रैपिड ग्रोथ एंड गुड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये इसका प्राइस भी लो होता है और इजीली आप क्या कर सकते हो, इसके प्रोडक्शन को स्केल अप कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर वैक्सीन जो ह्यूमन बॉडी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं टू क्रिएट स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा ये है कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसके अंडर है, सेक्शन 5 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। 2019 में FSSAI ने अनाउंस किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग रेगुलेशन 2018, सो दैट हम क्या कर सकें, जो पहले के रेगुलेशन थे 2011 के उनको रिप्लेस किया था। अभी क्या न्यू पैकेजिंग रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए FSSAI ने जो पैकेज्ड फूड कंपनीज हैं उन्हें ऑर्डर किया है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी पैकेजिंग मटेरियल है उसमें डिस्प्ले करना पड़ेगा कि उसमें कितना सोडियम, शुगर और फैट प्रेजेंट है। फाइन। नेक्स्ट है न्यू मिशंस टू
विनस, अभी क्या नासा ने अनाउंस किया है अपने 2 मिशन जो कि विनस में जाने वाले हैं, जो कि अर्थ का क्लोजेस्ट प्लानिटरी नेबर है। एज उसका जो नासा का ये जो कौन सा प्रोजेक्ट है, डिस्कवरी प्रोग्राम है, उसके अंडर ये प्रोजेक्ट चलेंगे, जिसका एम है वो क्या करेंगे, स्टडी। देखो डिस्कवरी प्रोग्राम का एम ये कि वो क्या करते हैं, सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी के अंडर इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है विनस का, ठीक है। अब ये 2 मिशन कौन से, वैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, डाविनिसी प्लस एक वेरिटास है, जिसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन है। दूसरा है वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इनसाट, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट जो यूएस प्रोब है वो विजिट किया था प्लैनेट में, वो कौन था, मैगेलन ऑर्बिटर 1990। नेक्स्ट है लास्ट न्यूज़, दैट इज कुछ प्लेसेस थे जो न्यूज़ में है। सबसे पहले आइसलैंड है। अभी एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो आइसलैंड के ग्लेशियर्स हैं वो अपना 7% खो चुके हैं सिंस द टर्न ऑफ द मिलेनियम, क्योंकि वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और 2200 तक ये डिसअपियर भी हो सकते हैं। ग्लेशियर्स कवर मोर देन 10% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास, मतलब कि जो आइसलैंड में जो ग्लेशियर कवर है वो पूरे वर्ल्ड के मतलब की आइसलैंड का जितना भी एरिया है उसके 10% जो एरिया है वो ग्लेशियर से रखा है। और आइसलैंड एक आइलैंड नेशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट है माउंट नेगरो वोल्केनो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। अभी ये लॉर्ड स्ट्रेटो वोल्केनो है, कहाँ पे, नियर लेक वेयू एट द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो विद रवांडा इन द विरुंगा नेशनल पार्क। गाइस ये थोड़ा बहुत आप देख लेना, यहाँ पे जो इट इज़ इनफेमस फॉर इट्स एक्सट्रीमली फ्लूइड लावा दैट रन्स एज वाटर व्हेन द लावा लीक ड्रेन्स। फाइन, तो गाइस यहाँ पे जो हमारे डेली करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।